कभी सोचा है कि एक नाटक सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा हो सकता है? मतलब एक हथियार की तरह। जी हाँ, एक ऐसा हथियार जिससे एक देश, एक गुलाम देश अपनी चेतना को जगाता है, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ता है। हिंदी नाटक की कहानी ना कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ कला का सफर नहीं है, बल्कि ये तो एक बनते हुए राष्ट्र की धड़कन, उसकी आवाज बनने की कहानी है। और यही बात, यही सवाल हिंदी नाटक की कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक राष्ट्र के अपनी आवाज खोजने की। और ये हमें हमारे आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आखिर एक राष्ट्र मंच पर अपनी आवाज पाता कैसे है? कैसे नाटक सिर्फ कला ना रहकर पहचान बनाने का एक जरिया बन जाता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस सफर पर निकलते हैं। हमारी यात्रा कुछ ऐसे अहम पड़ावों से गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे भारतेंदु युग से, जहां नाटक को एक सामाजिक राजनीतिक मिशन मिला। फिर हम प्रसाद युग की जो भव्यता थी उसमें गोता लगाएंगे, और वहां से होते हुए हम समझेंगे आधुनिकता की उस लहर को जिसने नाटक को आम इंसान की जिंदगी से जोड़ा। और आखिर में हम पहुंचेंगे आज़ादी के बाद के उस दौर में जहां नाटक ने, कह सकते हैं, एकदम नए और साहसिक रूप अपनाए। अच्छा, आधुनिक हिंदी नाटक के जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, उन पर जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जड़ें ना बहुत गहरी और पुरानी हैं। ये कोई अचानक पैदा हुई चीज़ नहीं थी, बल्कि सदियों की परंपराओं के संगम से उससे पोषित हुई है। तो इसकी नींव कहाँ से आई? इसकी प्रेरणा के आप कह सकते हैं कई स्रोत थे, जो एक साथ मिलकर एक नई धारा बना रहे थे। देखिए, पहली और सबसे गहरी जड़ तो हमारे अपने शास्त्रीय नाटकों में थी, कालिदास और भवभूति की महान संस्कृत परंपरा में। फिर थी लोक नाटकों की एकदम जीवंत दुनिया, जैसे रासलीला और नौटंकी, जो आम लोगों की धड़कन थी और मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया भी। इसी जमीन पर प्रबोध चंद्रोदय जैसे ब्रज भाषा के शुरुआती नाटक उगे। और फिर आया गिरधर दास का नहुष, जिसे कई विद्वान हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं। और हाँ, राजा लक्ष्मण सिंह का अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में किया गया अनुवाद, वो तो एक मील का पत्थर था। उसने ही तो हिंदी गद्य को नाटक के लिए तैयार किया। और फिर इतिहास के मंच पर एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जिसने अकेले ही हिंदी नाटक की दिशा और दशा दोनों बदल दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके साथ ही हिंदी नाटक का आधुनिक युग शुरू होता है, जहां रंगमंच सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण का एक मिशन बन गया। इस स्लाइड पर जो अंश दिख रहा है, ये हमारी स्रोत सामग्री से लिया गया है। ये उस दौर की बुनियाद को एकदम साफ दिखाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, भारतेंदु ने ही पहली बार नाटक को सीधे सीधे जनता और देश से जोड़ा था। यहीं से नाटक सिर्फ एक साहित्यिक विधा नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरा। इस स्लाइड पर लिखी बात भारतेंदु के काम का, आप कह सकते हैं, सार है। उनके लिए कला कला के लिए नहीं थी, बल्कि कला देश के लिए थी। उनका मानना था कि नाटक के माध्यम से सोए हुए समाज को जगाया जा सकता है, उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरी जा सकती है और देश की दुर्दशा पर उनका ध्यान खींचा जा सकता है। सच कहूं तो रंगमंच उनका हथियार था, और उन्होंने अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए हर तरह के नाटक लिखे। इस टेबल पर जरा एक नजर डालिए। भारतेंदु ने 3 स्तर पर काम किया। पहले थे उनके मौलिक नाटक, जैसे भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। ये उस वक्त की राजनीतिक और सामाजिक सच्चाई पर जबरदस्त चोट थे। फिर थे अनुदित नाटक, जैसे संस्कृत से मुद्रा राक्षस या अंग्रेजी से मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। इनके जरिए उन्होंने विश्व साहित्य से हिंदी पाठकों का परिचय करवाया। और तीसरे थे रूपांतरित नाटक, जैसे सत्य हरिश्चंद्र, जहां उन्होंने पुरानी लोकप्रिय कहानियों को एक नया प्रासंगिक रूप दिया। मिसाल के तौर पर भारत दुर्दशा को ही ले लीजिए। इस नाटक में उन्होंने किरदारों के माध्यम से दिखाया कि कैसे अंग्रेजी राज, आपसी फूट और सामाजिक कुरीतियां मिलकर भारत को खोखला कर रही हैं। सोचिए, भारत नाम का एक पात्र अपनी दुर्दशा पर रोता है और उसे बचाने कोई नहीं आता। उस दौर में मंच से सीधे सीधे अंग्रेजी राज को भारत की दुर्दशा का कारण बताना, ये एक बहुत बड़ा और साहसिक काम था। तो भारतेंदु के सामाजिक राजनीतिक मिशन के बाद हिंदी नाटक के मंच पर एक और दिग्गज का आगमन हुआ, जयशंकर प्रसाद। और उनके साथ नाटक का ध्यान वर्तमान की समस्याओं से हटकर भारत के गौरवशाली अतीत की ओर मुड़ गया। इसी दौर को हिंदी ऐतिहासिक नाटक का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस स्लाइड पर दिया गया ये कथन प्रसाद के नाटकों का मर्म है, उनकी आत्मा है। प्रसाद उस दौर में लिख रहे थे जब भारत गुलामी के कारण एक हीन भावना से ग्रस्त था।
तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इतिहास के उन नायकों और घटनाओं को मंच पर जिंदा किया जिन्होंने भारत को एक महान राष्ट्र बनाया था। उनका मकसद था इतिहास के जरिए भारतीयों में आत्मसम्मान और गौरव की भावना को फिर से जगाना। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इस स्लाइड से ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, जहां भारतेंदु का नाटक वो वर्तमान की जमीन पर खड़ा था और सीधे सीधे समस्याओं से टकरा रहा था, वहीं प्रसाद का नाटक वो हमें अतीत की भव्यता में ले गया। क्यों? ताकि हम अपने वर्तमान को मजबूत कर सकें। कमाल की बात यह है कि दोनों का लक्ष्य एक ही था, राष्ट्र का उत्थान। बस रास्ते अलग अलग थे। और प्रसाद ने ये काम अपने शानदार नाटकों के जरिए किया। ये स्लाइड जो स्रोत सामग्री से ली गई है, उनके कुछ महान कार्यों को दिखाती हैं। चंद्रगुप्त में वो चाणक्य और चंद्रगुप्त के जरिए एक अखंड भारत के निर्माण की कहानी कहते हैं। स्कंदगुप्त में हुणों के आक्रमण के खिलाफ एक नायक के संघर्ष को दिखाते हैं। और ध्रुव स्वामिनी, वो तो एक बिल्कुल ही अलग तरह का ऐतिहासिक नाटक है। प्रसाद के नाटक सिर्फ ऐतिहासिक घटनाएं नहीं दोहराते थे, बल्कि वो गहरे दार्शनिक और मानवीय सवालों से जूझते थे। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में राष्ट्रीय नायकत्व की गाथा है, तो अजातशत्रु में पारिवारिक सत्ता संघर्ष के माध्यम से बौद्ध दर्शन की गहराई है। और ध्रुव स्वामिनी, वो तो अपने समय से बहुत आगे का नाटक था। इसमें उन्होंने इतिहास के एक प्रसंग को उठाकर नारी के आत्मसम्मान और अपने पति को चुनने के अधिकार का सवाल उठाया, जो उस दौर के लिए क्रांतिकारी विचार था। तो प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों के शिखर के बाद हिंदी रंगमंच ने एक और करवट ली। अब मंच पर राजा महाराजाओं और ऐतिहासिक नायकों की जगह ले ली आधुनिक व्यक्ति ने, उसकी सामाजिक समस्याओं ने और उसके मन के भीतरी संघर्षों ने। ये थी आधुनिकता की लहर। और इस बदलाव की एक बहुत बड़ी वजह थी पश्चिम से आता हुआ एक नया वैचारिक प्रभाव। देखिए, यूरोप में इब्सन, शॉ और चेखोव जैसे नाटककार समाज की कड़वी सच्चाइयों और व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक यथार्थ को मंच पर ला रहे थे, और उसका असर यहाँ भी पड़ना लाजमी था। तो ये बदलाव हुआ कैसे? इस स्लाइड में ये प्रक्रिया साफ दिखाई देती है। देखिए, पहले हिंदी नाटक इतिहास और पुराणों की दुनिया में था। फिर इब्सन और शॉ जैसे लेखकों के यथार्थवादी नाटकों का परिचय हुआ, जो आदर्शवाद की जगह समाज की असल समस्याओं को दिखाते थे। बस इससे प्रेरित होकर हिंदी के नाटककारों ने भी अपने आसपास के समाज की समस्याओं, जैसे विवाह, भ्रष्टाचार, स्त्री पुरुष संबंध और व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों पर लिखना शुरू किया। इन्हीं को समस्यामूलक नाटक कहा गया। और इस नई धारा के एक बहुत बड़े प्रणेता थे लक्ष्मी नारायण मिश्र। उन्होंने पश्चिमी तकनीक को भारतीय संदर्भ में ढाला। उनके नाटक सन्यासी और राक्षस का मंदिर जैसे नाटकों में प्रेम, विवाह और नैतिकता से जुड़े ऐसे सवाल उठाए गए जिन पर उस समय बात करना भी मुश्किल समझा जाता था। उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर बेबाकी से लिखकर नाटक को एक नई दिशा दी। फिर आया साल 1947। भारत आजाद हुआ। ये एक युगांतकारी घटना थी और इसका असर कला और साहित्य पर पड़ना ही था। आज़ादी के बाद हिंदी रंगमंच में प्रयोगों और विषयों की एक ऐसी लहर आई जिसने नाटक का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। कह सकते हैं कि ये हिंदी नाटक का सबसे विविध और प्रयोगात्मक दौर था। आज़ादी मिल तो गई, लेकिन उसके साथ बंटवारे का दर्द, लाखों लोगों का विस्थापन और सपनों के टूटने का मोहभंग भी आया। साथ ही शहरों का विकास, औद्योगिकरण और मध्यम वर्ग का उदय एक नए तरह का अकेलापन और अलगाव लेकर आया। अब नाटककारों के सामने एक नया, जटिल और अंतविरोधों से भरा भारत था और उनके नाटक इसी जटिलता को दर्शाने लगे। इस दौर में कुछ ऐसे नाटक लिखे गए जो आज भी क्लासिक माने जाते हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग, ये महाभारत के आखिरी दिन की कथा के माध्यम से दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया की हताशा, नैतिक पतन और मानवीय त्रासदी को दिखाता है। ये सिर्फ पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि आधुनिक इंसान की व्यथा कथा है। वहीं मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन के जरिए कलाकार के भीतरी संघर्ष, उसकी सृजनात्मकता और प्रेम के बीच के द्वंद्व को दिखाता है। और उनका ही नाटक आधे अधूरे, वो तो शहरी मध्यवर्ग के टूटते रिश्तों, अधूरेपन की तलाश और एक परफेक्ट जिंदगी की चाह में भटकते किरदारों का एक जीवंत दस्तावेज है। और इसी नए और जटिल दौर में पश्चिम से एक और प्रभाव आया जिसने हिंदी नाटक को गहराई से प्रभावित किया। जैसा कि स्रोत सामग्री के इस हिस्से में देख सकते हैं, ये था एब्सर्ड थिएटर, जिसे हिंदी में विसंगति नाटक या बेतुका नाटक भी कहा गया। तो ये एब्सर्ड थिएटर है क्या?
असल में ये दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद यूरोप में जन्मी एक शैली है। युद्ध की विभीषिका ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इस दुनिया और जीवन का कोई तर्कसंगत अर्थ है भी। इसी अर्थहीनता, अकेलेपन और बेतुकेपन को दिखाने वाले नाटक ही एब्सर्ड नाटक कहलाए। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो। इसकी पहचान क्या है? जैसा कि ये स्लाइड बताती है, इसमें कोई सीधी साधी कहानी नहीं होती। संवाद अक्सर टूटे फूटे, दोहराव वाले और बेमतलब लगते हैं। पात्र कहीं फंसे हुए किसी ऐसी चीज का इंतजार करते नजर आते हैं जो कभी नहीं आती। और ये एक ही समय में दुखद भी होता है और हास्यास्पद भी, जो जीवन के बेतुकेपन को और गहरा करता है। अब हिंदी में एब्सर्ड नाटकों की हूबहू नकल तो नहीं हुई, लेकिन इसका प्रभाव जरूर दिखा। भुवनेश्वर के नाटक ऊसर में हमें ये बेतुकापन साफ दिखता है, जहां पात्र बिना किसी मकसद के बस बातें करते रहते हैं। बाद में मोहन राकेश के कुछ नाटकों में भी किरदारों के संवादों की टूटन और स्थितियों का अकेलापन इस प्रभाव को दिखाता है, और ये साबित करता है कि हिंदी नाटक वैश्विक आंदोलनों से जुड़कर लगातार खुद को नया कर रहा था। तो भारतेंदु से लेकर आज तक हिंदी नाटक ने एक लंबा और शानदार सफर तय किया है। ये सिर्फ एक साहित्यिक विधा का विकास नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए भारत की कहानी है। अब सवाल ये है कि इसकी विरासत क्या है और इसका भविष्य कैसा दिखता है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, हिंदी नाटक ने कई भूमिकाएं निभाई हैं। ये राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक जरिया बना, इसने हमारे गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाया, इसने आधुनिक इंसान की मानसिक गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की, और आज भी यह लगातार नए रूप और नए विषय तलाश रहा है, एक जटिल और बदलते हुए भारत का आईना बनते हुए। और अंत में स्रोत सामग्री से ये आशावादी टिप्पणी। सिनेमा, टीवी और अब इंटरनेट के इस दौर में कई लोगों को लगता है कि भाई रंगमंच का भविष्य क्या होगा, लेकिन ये माध्यम बहुत लचीला और जीवंत है। ये आज भी जीवित है और अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मंच पर एक जीवित इंसान का दूसरे जीवित इंसान से जो सीधा संवाद होता है, उसकी जगह कोई स्क्रीन नहीं ले सकती। तो ये हमें एक अंतिम और विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां हमारी कहानियां छोटी छोटी स्क्रीनों पर कहीं और सुनी जा रही हैं, तो हमारी सामूहिक चेतना, हमारे संघर्षों और हमारे सपनों को आवाज देने के लिए नया मंच कौन सा होगा? क्या वो मंच डिजिटल ही होगा, या फिर अंधेरे हॉल में जलती एक अकेली रोशनी हमेशा की तरह हमारा इंतजार करती रहेगी? इस पर सोचने की जरूरत है।